गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसा चल रहा है आपका टेंस? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, टेंस के पहले बहुत कुछ पढ़ना है। टेंस के पूरा आपको नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए। अगर इनका ज्ञान नहीं है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आना चाहिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आना चाहिए, तो टेंस में आप चल नहीं पाएंगे। और मेरा टेंस कुछ अलग है, ठीक ना। बच्चों को झुंझुना दिया जाता है वो चीज़ नहीं है जैसा कि अन्य लोग करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप क्रम से पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए, नोट बना करके पढ़िए। तो आज का क्लास है टेंस पार्ट 10, ठीक। तो पार्ट वाइज आप पढ़ते जाइए। टेंस पार्ट 12 में आप पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आप पढ़ने जा रहे हैं क्या जी, लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग। तो आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस का निर्माण बिना शैल और विल का नहीं हो सकता है, चाहे फ्यूचर टेंस हो या फ्यूचर टेंस का कोई भी काइंड हो, इंडेफिनिट हो, आपका कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, बिना शैल और विल का इसका निर्माण नहीं हो सकता है। आप प्रेजेंट टेंस में आप पढ़े थे कि इज एम आर का सीधा प्रयोग कर दिया गया था लिंकिंग वर्ब के रूप में, और वही मेन वर्ब थी खुद में और फुल वर्ब भी थी। इसी तरह से वाज वर्ब का प्रयोग मैंने कर दिया था पास्ट टेंस में, वह स्वयं में लिंकिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है और फुल वर्ब भी है। लेकिन जैसे हम फ्यूचर टेंस में प्रवेश करते हैं तब फिर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और वह हेल्पिंग वर्ब है मॉडल ऑक्सिलरी शैल आर्टिकल। तो किसी एक सेंटेंस में एक ही लगा पाओगे, या तो शैल लगाओगे या तो विल। ऐसी दशा में लिंकिंग वर्ब जो इज एम आर है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होता है, वाज वर्ब सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक ना भैया। बीइंग थर्ड फॉर्म होता है, बीइंग जो है आपका इंग फॉर्म होता है। इसकी जानकारी के लिए आप कहाँ जाएंगे भैया, वर्ब के चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है, प्ले लिस्ट में जाइए और लिंकिंग वर्ब ढूंढिए, टू बी मिल जाएगा आपको। वहाँ आप विधि विधान से बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तभी मेरा क्लास आगे समझ में आएगा। तो न्यू व्यूअर हो भैया तो समझ जाओ, और जो लोग पुराने हो गए हैं वो तो समझ गए होंगे, वो तो समझ रहे हो कि आरपी सर की इंग्लिश क्या है। तो न्यू व्यूअर हो और आपने क्लिक कर दिया है तो चीज़ों को समझना है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आप बड़े भोले भाले हो, स्टूडेंट बहुत भोला वाला है, क्योंकि वो एक बच्चे की तरह है किसी भी सब्जेक्ट के मामले में। रही बात इंग्लिश, तो भाषा विज्ञान है भैया, तो यहाँ तो पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाएगा और कोई भी इंग्लिश में पूर्ण नहीं हो सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई एनी अदर टीचर हो। हाँ, मैं यूट्यूबर की बात नहीं करता हूँ और वीडियो मेकर की बात नहीं करता हूँ, मैं टीचर की बात करता हूँ। तो यूट्यूब पर कुछ टीचर भी आए हैं बहुत ना के बराबर, लेकिन यूट्यूबर बहुत ज़्यादा है, वीडियो मेकर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक बात मैं समझा दे रहा हूँ कि कुछ मुझे पता चला है, मेरे छात्रों द्वारा, ऑफलाइन के छात्र बता रहे थे कि कुछ टीचर बिना नाम लिए हुए कुछ टीचर्स बन गए ऐसे स्टूडेंट जो बोलते हैं कि मैंने एसएससी सीजीएल क्रैक किया, एसएससी सीजीएल क्रैक किया फलाना 2020 में, 2019 में, 2018 में, अरे कुछ भी बोल देते हैं, ठीक ना। टॉप किया था ये भी बोल जाते हैं। अब वो पढ़ाने लगे तो आप इतने भोले भाले हो कि वो एसएससी सीजीएल निकाल कर पढ़ाने लगे, तो आप सोच नहीं पाते हो कि एसएससी सीजीएल वो निकाल कर पढ़ाने लगे हैं तो आप भी निकाल लोगे। अरे वो निकाले हैं कैसे, रट के निकाले, ठीक है ना, या गलत प्रक्रिया अपना के निकाले, गलत भी कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 100% एसएससी सही एग्जाम है, नकल भी होता है। मैं बता रहा हूँ, कई बार जो है सेंटर पकड़े गए और क्या हुआ, सस्पेंड हुआ, एग्जाम ही जो है कैंसिल कर दिया गया। तो आप बताओ, अगर कोई स्टूडेंट है अभी कल तक वो स्टूडेंट था और एसएससी सीजीएल निकाला, अब अगले दिन कल आने वाला, कल मतलब कल निकाला और आने वाला कल में
क्या किया, पढ़ाना शुरू कर दिया यूट्यूब पर, तो आप भगवान मान जाते हो, अरे वो निकाल दिया है और फटाफट वो ऑनलाइन उतर जाता है, ऑफलाइन भी क्लास चलता है और भीड़ लग जाती है। तुम्हारे जैसा बोलने वाला कोई है? सोचो, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। जैसे बच्चा नादान होता है ना, उसी तरह आप नादान हो, उसको पढ़ना शुरू कर देते हो। अरे वो कैसे निकाला है भैया, कई साल से पढ़ रहा था, 5 साल 7 साल 10 साल से रट रहा था, कई किताबें रटा, कोई कभी कई टीचर्स को पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, कहीं यूट्यूब पर पढ़ा, दुनिया भर का पढ़ा, तो क्या वो पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखता है? नो। अगर आप उसको आप लाइक करते हो, पढ़ते हो, तो लिख करके दे रहा हूँ, आप पढ़ते रह जाओगे जीवन भर। सुना? तो जो एक अनुभवी टीचर हो, ऑफलाइन पढ़ाने वाला, किसी एकेडमी से जुड़ा हो या खुद की एकेडमी, मेरी तो खुद की एकेडमी है भैया इलाहाबाद में, ठीक ना, प्रयागराज, तो 17 साल हो चुके हैं, 17.5 कंप्लीट हो गए हैं। 5 मार्च 2005 को मैंने कोचिंग की स्थापना किया था, खुद शुरू किया था, कहीं पढ़ाने नहीं किया। अब समझो इतना लंबा एक्सपीरियंस है मेरे पास। रही बात टीचिंग की, तो टीचिंग तो मैं का कार्य कर रहा हूँ, अपने ही खुद स्टडी कर रहा हूँ और टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक ना, करीब 27-28 साल से, ठीक। लेकिन कोचिंग के पहले ट्यूशन के रूप में कर रहा था। चलते हैं भाई, ये संक्षिप्त हमारा मतलब था, वो परिचय तो आप जान ही चुके हो। तो आज का हम क्लास में चर्चा करते हैं किसकी भाई, ठीक ना। तो सवाल जाओ, किसे पढ़ने के लिए? अरे कल का जो सीरियल क्रैकर है, जिसे तुम भगवान मानते हो, टीचर मानते हो, भूल जाओ, ये ऐसी बड़ी गलती मत करो, समझा दे रहा हूँ आपको। तो चलते हैं अपर सेंटेंस में। अपर सेंटेंस में देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा स्ट्रक्चर कितना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये स्ट्रक्चर तो दिए गए थे प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी। अब इनको तो आप भली बात समझ रहे हैं, यानी हिंदी वाक्य में यही आएगा अंत में, बनेगा, बनेगी, बनेगी। लेकिन केवल का है कर्ता प्लस अन्य शब्द, ध्यान दीजिएगा, कर्ता प्लस अन्य शब्द। अब कर्ता प्लस अन्य शब्द, यहाँ का अन्य शब्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बाकी जो है संज्ञा आएगा, विशेषण आएगा और ये सारी चीजें आएगी, ठीक ना। इसी तरह सेकेंड में आप देख लो, यहाँ केवल विशेषण आएगा, संज्ञा नहीं आएगा, यहाँ भी केवल विशेषण और ये फोर। प्रेजेंट में, पास्ट में कुल मिलाकर के इसका 6 स्ट्रक्चर्स में दिया था, लेकिन फ्यूचर में ये 4 हो गए। अरे काली ये ताना रहता रहती वाला वो गायब, ठीक ना, होता होती, पहले वाले में था, है, हूँ, और दूसरे में क्या था, होगा। देखिए ये सब समझाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, उसको आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में तो भैया अन्य शब्द रहेगा, ये तो रहेगा ही, और ये बाकी चीजें सारे होता है। इंग्लिश की बात मैं करता हूं, तो इंग्लिश में ये आ रहा है, देखिए सब्जेक्ट का नाम नहीं ले लिया, या तो शहर लगेगा या तो बिन लगेगा, इसके बाद बी लगेगा, यही चीज आपको समझना है। उसके बाद नाउन है, एडजेक्टिव है, अदर वर्ड्स हो भी सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो सेकेंड और थर्ड में भी अन्य शब्द कोई आ जाता है यहाँ पर, तो आप परेशान मत कीजिएगा, जनरली आता है। लेकिन जो सेकेंड है, ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, ये किसको बताता है? ये देखिए, डिनोट्स नेचुरल ऑब्लिक, ठीक ना भैया, इनहेरेंट क्वालिटी, ये बताता है। तो इसकी चर्चा जो है प्रेजेंट टेंस में भी मैंने किया था, और पास्ट में भी, और यहाँ भी आगे कर रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में स्ट्रक्चर नंबर का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक, फिफ्थ तक, यानी कितने कुल मिलाकर के 4 स्ट्रक्चर नेचुरल या इनहेरेंट क्वालिटी को व्यक्त कर रहे थे। फर्स्ट और लास्ट 6th वाला छोड़ करके यहाँ केवल यही है, ठीक है। अब चलते हैं, तो यहाँ पर एक बात का ध्यान देना
ये जो विल है ना भैया, क्या है, शैल और विल है, तो शैल का प्रयोग हम क्या करते हैं, जनरली आई और वी के साथ करते हैं। तो आई और वी के साथ जो किया जाता है, जनरली मैंने बोला सामान्यतः इसका मतलब वो वाक्य होता है ऑर्डिनरी सेंटेंस। लेकिन यह क्रम उल्टा भी हो जाता है, यह क्रम उल्टा। तो एक कंसेप्ट आपको यहाँ पकड़ना होगा, आई और वी के साथ ऑर्डिनरी सेंटेंस में किसका, शैल का प्रयोग होगा, फ्यूचर टेंस में कहीं नहीं, फ्यूचर टेंस में किसी भी कार्य में, और इम्फैटिक सेंटेंस में विल का प्रयोग होगा। यही बात शेष समीकर्ता यानी आई और वी को छोड़ दिया जाए तो ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट का मतलब शेष समीकर्ता। ये देखिए ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट नीचे में लिखा हूं, इसको पढ़ लीजिएगा। ऑर्डिनरी सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल प्लस बी और अन्य शेष समीकर्ता अर्थात ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, इसका एब्रिविएशन दे दिया है, ठीक है। ये भी ब्रैकेट में है, इसको मैं क्या करता हूं, इक्वल कर देता हूं, दोनों ब्रैकेट में नहीं रहेगा ये, हाँ यहां पर मैं क्या करता हूं भैया, चलिए इक्वल कर दिया। तो ऑल का ऑल से ये, और से और सॉरी रिमेनिंग से और सब्जेक्ट का एस, अभी स्मॉल एस, सब्जेक्ट ऑल रिमेनिंग यानी ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट, ये मैंने कोड दिया है, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट, यही चलेगा, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट, इसका मतलब शेष समीकर्ता। अब शेष समीकर्ता में आई और वी को छोड़ दो तो क्या है, ही सी इट, सिंगुलर नंबर नाउन, प्लूरल नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, प्लूरल नंबर प्रोनाउन, दे, जो भी एक्स वाई जेड सब, ठीक है ना, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में आ गया। तो आई वी को छोड़ करके ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ जो है आप किसका प्रयोग करते हो, विल का प्रयोग करते हो फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है कि ऑर्डिनरी सेंटेंस में आई वी के साथ शैल और क्रिया लिंकिंग वर्ब बी, बी क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, इन फॉर्म जितने भी हम बताए हैं उसमें 6 फॉर्म मैं बताया, कितना बताया, 6 फॉर्म भैया, दो एक तो इन्फिनिटिव फॉर्म, ओरिजिन फॉर्म, बेयर इन्फिनिटिव, ओरिजिन फॉर्म, उसके बाद जो 4 होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इंग फॉर्म, कुल मिलाकर के 4 फॉर्म्स, 6 फॉर्म्स होते हैं किसी भी क्रिया के। कोई 4 पढ़ाता है, कोई 5 पढ़ाता है, अब मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कहना, ठीक है। तो अब बताइए ऑर्डिनरी सेंटेंस, अब ऑर्डिनरी सेंटेंस है तो समानता प्रयोग होता है आई वी के साथ शैल प्लस बी का, इस टेंस किसमें, फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव में, ठीक। और यहाँ पर यह शैल क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा जो मॉडल आगे है, और बी जो है मेन वर्ब का कार्य करेगी जो लिंकिंग वर्ब है। अब ये दोनों मिल करके ध्यान दीजिएगा, यह शैल कहाँ गया, ये देखिए ये दोनों मिल करके, ठीक है, हम ब्लैक पेन से यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक रहेगा। ये दोनों मिल करके कौन, शैल प्लस बी, चाहे इसमें, ठीक है, ये फुल वर्ब कहलाएगी, क्या कहलाएगी, फुल वर्ब, ये फुल वर्ब हो गई, ठीक है ना। शैल और बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और बी क्या है भैया, बी है आपका लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब का मतलब मेन वर्ब, ठीक ना। अभी मैं ऊपर इसको लिखता हूँ, बढ़िया समझाता हूँ आपको, यहाँ केवल हिंट दे रहा था, ऐसा मत करिए। तो ऑर्डिनरी सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर में भाई आई वी यहाँ लिख दिए तो क्या किए, शैल लगा दिए और बी लगा दिए। अब आई वी के अलावा और कुछ है तो वी लिख दिए, बी लगा दिए। इसी तरह से यहाँ इस स्ट्रक्चर में आप इसके साथ ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज सेम प्रक्रिया अपनानी है। लेकिन अगर सेंटेंस इम्पैटिक हो जाता है तो इम्पैटिक सेंटेंस में यह प्रयोग उल्टा हो जाएगा, यानी इम्पैटिक है, अभी मैं इम्पैटिक सेंटेंस होता क्या है बताने वाला हूँ। तो इम्पैटिक सेंटेंस है तो उसमें आई और वी के साथ मिल हो जाएगा, ए
आपको लेकर चलना है और आगे मैं एग्जांपल देता हूं। चले तो देखिए ऑर्डिनरी सेंटेंस और फ्यूचर सॉरी इंपैरेटिव सेंटेंस में अंतर को समझिए। देखिए कुल जो है 15 टेंसेस होते हैं, 15 टेंसेस। तो उसमें से 7 टेंसेस ऐसे हैं, नोट कर लीजिए। एक है प्रेजेंट इंडिफिनिट और एक है पास्ट इंडिफिनिट। इनमें ऑर्डिनरी और इंपैरेटिव दोनों सेंटेंस बनते हैं। तो जब मैं इंडिफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा प्रेजेंट टेंस में या पास्ट में, तो वहां पर मैं बताऊंगा। अच्छा, तो 2 टेंस ये हो गए और फ्यूचर टेंस के 5 काइंड्स, 5। ठीक भैया, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, कुल 5। तो 5 ये काइंड और प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट कुल कितने हो गए? 7 टेंसेस होते हैं जिनमें इंपैरेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है। अब चलिए इंपैरेटिव सेंटेंस की जो पहचान है, देखिए कोई परिभाषा यहाँ जानने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरली क्या होता है, किसी भी वाक्य में अगर आप एक शब्द का प्रयोग कर देते हो क्रिया के पूर्व, ठीक ना, यहां पर इंपैरेटिव सेंटेंस। देखो पहली बात कि हम ऑर्डिनरी सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। ये है आपका ऑर्डिनरी सेंटेंस, ठीक। अब इसको चेंजेस करना है, ठीक है ना, चेंजेस इनटू इंपैरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो करना क्या है, सेम यही जो सेंटेंस जो रहेगा इसमें आपको प्लस करना है। कहां पर भैया? देखिए क्रिया के पूर्व, यानी क्रिया के पूर्व आपको क्या करना है? क्रिया के पूर्व, ठीक है ना, अवश्य आमलिक जरूर शब्द जोड़ देना है, अवश्य आमलिक जरूर, ठीक। शब्द आपको क्रिया के पूर्व अवश्य आमलिक जरूर करी जोड़ देना। क्या करना है? जोड़ देना, ठीक ना। क्या करेंगे आप? क्रिया के पहले आप इन शब्दों को आप जोड़ देंगे। कौन ही? दोनों में से एक को, या में एक वाक्य तो ये बन गया, अथवा दूसरे में जानते हैं क्या है, कुछ वाक्यों में ये मैं पूरा कानून बता रहा हूं, प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए भी, पास्ट इंडिफिनिट के लिए भी और फ्यूचर के किसी भी काइंड के लिए। क्रिया के पूर्व आपको तो शब्द लिखना है, तो या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, ठीक ना। तो जोड़ देना है, बस हो गया। अब तो ये तो पहचान हो गई इंपैरेटिव की मोटा मोटी, लेकिन सुन लीजिए इस टेंस की क्या लागू होगा किसमें भैया? ये कहां? प्रेजेंट आमलिक
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। और क्या, ऑल काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, ऑल काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के सभी काइंड तो कुल कितने हो जाएंगे, 7। लेकिन यहां की मैं बात कर रहा, ये तो लागू हो गया फ्यूचर टेंस में, यहां जो बनने वाला, इसके अलावा अगर किसी, या जनरली कहा जी फ्यूचर टेंस में ही होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं। यदि वाक्य से, देखिए यदि वाक्य से आर्ग्यू तो नहीं कर रहे हैं, अब यहां हम नोट लिख देते हैं। इसके अलावा ये तो मोटा मोटी पहचान होगी, यह शब्द है तो पारो इफेक्टिव वगैरह लागू करो, लेकिन नहीं है तो क्या करोगे, नहीं है तो क्या करोगे। तो यहां नोट लीजिए, यदि वाक्य से, ठीक ना, प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब वादा, ऑर्डर, कमांड, ओके, प्रॉमिस है, ऑर्डर है, कमांड है, ठीक है भैया। अब क्या है, थ्रेट, थ्रेट, ठीक ना, वार्निंग, क्या है, वार्निंग, ध्यान दीजिएगा, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब निश्चय, डिटर्मिनेशन का मतलब निश्चय, लिख लीजिएगा अपने नोट में, क्योंकि मैं लिखूंगा भैया समय लगेगा। फर्म डिटर्मिनेशन, और फर्म डिटर्मिनेशन का मतलब, फर्म डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय, इसका मतलब निश्चय, इसका मतलब दृढ़। थोड़ा सा इसको अलग गिराया, सट गया, फर्म अलग और डिटर्मिनेशन अलग। तो यहां पर आप हट करके लिखेंगे डिटर्मिनेशन, अब एटसेट्रा आप लगा सकते हो, लेकिन जनरली यही होता है, हम ईटीसी लिख दे रहे हैं, लेकिन जनरली यही होता है। तो चलिए, डिटर्मिनेशन का, यदि वाक्य से प्रॉमिस, ऑर्डर, ऑब्लिक, ओहो सॉरी यार यहां पर मिस्टेक हो गया, चलिए क्या होता है ना, थोड़ा कभी रिपीटेशन हो जाती है तबीयत की, वीडियो लंबी ना हो। यदि वाक्य से प्रॉमिस, ऑर्डर, ऑब्लिक, कमांड, थ्रेट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन, ईटीसी का बोध होता है, होता है, तो वह इम्फैटिक क्या होता है, सेंटेंस होता है। सेंटेंस होता है। अब यह नोट किसके लिए है, फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड के लिए। कहा भैया, यह नोट कर लीजिए, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लागू होगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट में लागू होगा। ये पूरे ग्रामर को मैंने एक जगह कर रहा है समराइज, ठीक ना भैया। तो इन सब बातों में यानी कहाँ लागू होगा, इन फ्यूचर टेंस। तो हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो हर काइंड में चला जाएगा, ये चीज है। तो अब क्या करते हैं भैया, एग्जाम्पल शुरू करें हैं। तो
मिटा देते हैं। चले अब एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल्स में आप लोग देखिए, अगर आप कहते हो कि वह चिकित्सक बनेगा, इसका मतलब भविष्य में वो चिकित्सक बनना चाहता है, तो वह चिकित्सक बनेगा, वह चिकित्सक बनेगा। तो भैया हिंदी का कौन सा है बताइए आप, हिंदी का यह जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वह चिकित्सक बनेगा, हिंदी का पहचान लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हिंदी का ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, तो हिंदी का फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये देखिए, यानी हिंदी में यह फर्स्ट है, तो हिंदी लिखा है तो उसका नंबर दिया जाएगा, और इंग्लिश लिखा है तो उसका नंबर दिया जाएगा, सीधा सीधा सिंपल बात है। अब यहाँ पर वह चिकित्सक बनेगा, ये है आपका कर्ता, ये कर्ता, चिकित्सक क्या है आपका संज्ञा, ये आ गया, और ये है आपका बनेगा। तो अब आप बताओ ये बनेगा कि क्या है, ये बनेगा क्रिया टू बी है, या टू बी है, ठीक। मैं इसे लिखता हूँ इन्फिनिटिव फॉर्म में। अब स्ट्रक्चर में आप जाओगे, यानी क्रिया बी का अर्थ क्या होता है, टू बी का अर्थ होता है बनना, बनना, रहना और होना, तो ठीक है ना, होना। आप इस क्रम में लिख सकते हो, होना, रहना, बनना। थोड़ा इसका क्रम याद करने में सुविधाजनक होगा, होना, होना, बनना और रहना, इस क्रम में आप लिख लीजिए। अब देखिए वन टाइम में मेरे क्लास में, ठीक ना, आप सब कुछ एक जगह नहीं पा सकते हैं, क्योंकि एक क्लास में अगर दूंगा तो यह ग्रामर क्या हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक ना भैया, बच्चों का खेल बन जाएगा, फिर आप सीख नहीं पाओगे। इसके लिए जाओ मीनिंग वर्ड में, तो ये आपका मीनिंग है, ठीक। अब यहाँ पर ये वाली मीनिंग आ रही है, कौन सी मीनिंग आ रही है भैया, कौन सी मीनिंग आ रही है, चलिए दो पेन का केवल प्रयोग करेंगे हम, ये वाली, तो बनना से क्या होगा, बनेगा, ये वाली मीनिंग आ रही है। स्ट्रक्चर फर्स्ट हो रहा है, तो हिंदी के स्ट्रक्चर फर्स्ट के लिए इंग्लिश का फर्स्ट दिया गया, इसमें अन्य शब्द नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि अन्य शब्द आ सकता नहीं। अब देखिए इसमें न अवश्य है, न जरूर है, न तो है, पहली बात मोटा मोटी, तो इम्पैटिक नहीं हो सकता है। अच्छा, अब नीचे जो दिया था फ्यूचर टेंस के लिए पहचान, ना प्रॉमिस है, ना डिटर्मिनेशन है, ना वर्ब डिटर्मिनेशन है, ना ऑर्डर है, ना कमांड है, थ्रेट है, वार्निंग, कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो ये होगा आपका क्या, ऑर्डिनरी सेंटेंस, क्या होगा, ऑर्डिनरी सेंटेंस, ओके। तो ऑर्डिनरी सेंटेंस है तो हम क्या है, ARS, ये वह क्या है भैया, वह किस श्रेणी में, आई और बी तो है नहीं, तो वह ARS में है, ARS में है, यानी ऑड रिमेनिंग सब्जेक्ट में है। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे बताइए, इसके साथ विल का प्रयोग कर देंगे। तो अब क्या करोगे, ही, यहाँ पर ही विल बी, ठीक ना, डॉक्टर, बस ये देखिए हो गया। अब इस सेंटेंस को अगर इंफिनिटिव बनाना चाहो तो जो मैं पहचान बताया उनमें से कोई ले लो, वह, ठीक ना जी, वह चिकित्सक, ठीक ना, अवश्य बनेगा, क्या है, अवश्य बनेगा, ये हो गया आपका। ये देखिए ये इम्पैटिक हो गया। अब ये सेंटेंस आपका इम्पैटिक हो गया भैया, है इम्पैटिक सेंटेंस हो गया। बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ आपके लिए, भले मिटाना पड़े। तो यह सेंटेंस क्या हो गया, इम्पैटिक सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें आपने अवश्य शब्द डाल दिया। क्या डाल दिया, अवश्य शब्द डाल दिया, तो इम्पैटिक हो गया। अब ये ARS के साथ
आएगा प्रयोग, तो ही शैल बी ऑन डॉक्टर। अब देखो इस वाक्य में मैं एक चीज बता दे रहा हूं, चाहे इसमें बताओ चाहे किसी वाक्य में बताओ, ठीक है ना। ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक, और ये है आपका लिंकिंग वर्ब। बढ़िया समझ लेना, यह हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। अब यह इस हेल्पिंग वर्ब में ये कौन सा है, मॉडल है। क्या हो गया, ये मॉडल है। अब चलो मॉडल है, अब ये जो है आपका मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है ना, मेन वर्ब है। देखो किसी भी सेंटेंस में जब एक ही क्रिया होती है तो वो खुद में मेन वर्ब होगी, ठीक है ना, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो चाहे एक्शन वर्ब हो। थोड़ा इसको आप क्या वर्ब के चैप्टर से पढ़ लेंगे। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लस लिंकिंग वर्ब कहो चाहे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब कहो, इसको तो क्या हो जाता है, फुल वर्ब बन जाता है। इसको फुल वर्ब, बहुत से स्टूडेंट क्या टीचर इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसी को फुल वर्ब कहेंगे। हाँ कहेंगे, अरे अगर हम ये कहते हैं कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, अगर हम कहते हैं कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, अब यहाँ पर टीचर परेशान है, टीचर तो सब बन गए यानी वीडियो मेकर, तो और यहाँ तक कि टीचर को भी परेशान है। अब इसको तो ये तो लिंकिंग वर्ब है, साथ में मेन वर्ब बन गया। अब अकेले है तरह, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसे आप फुल वर्ब कहोगे। तो ये कंफ्यूजन आप दूर करो। ये पूरे जो है क्या इंग्लिश लैंग्वेज का निचोड़ बता रहा हूँ, इससे बढ़िया नीट क्लीन आपको इंग्लिश नहीं बनने वाली है, समझ रहे ना। तो पढ़िए मन लगा करके, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, मतलब हर जगह आप चर्चा करो, इसकी चैनल को ग्रो कराओ, ताकि दूर दराज में जो स्टूडेंट है फायदा उठाए। क्योंकि भैया 17 साल से तो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, इधर शुरू भी किया तो ढंग से काम नहीं किया, ठीक है ना। अब मैं काम करने लगा हूँ, तो इसको पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए। चलते हैं भैया, अब और हम सेंटेंस आपको दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब जो शब्द तो है ध्यान दीजिएगा, तो का प्रयोग, शब्द तो का जो प्रयोग है फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, उसका क्या दे मतलब लिंकिंग वर्ब के साथ नहीं होगा, एक्शन वर्ब के साथ होगा। जैसे प्रेजेंट में वो पढ़ता तो है, वह अंग्रेजी जानता तो है, वह अंग्रेजी बोलती तो है, वह पढ़ती तो थी, वह अंग्रेजी अवश्य पढ़ेगा, वह अंग्रेजी का जी पढ़ेगा तो, वह अंग्रेजी पढ़ेगा तो, इस तरह के। यहाँ पर तो का प्रयोग आप नहीं कर पाओगे, या अवश्य आप जरूर। तो कुछ और सेंटेंस मैं चर्चा करता हूँ, चलते हैं। आप देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूं, मैं सदैव ईमानदार रहूंगा, मैं सदैव ईमानदार, जरा सोचिए आप, मैं सदैव ईमानदार रहूंगा। अब बताओ, इसमें तो अवश्य आया ही नहीं, जरूर आया ही नहीं, तो फिर ऑर्डनरी सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। मैं सदैव ईमानदार रहूंगा, देखो अगर ये सदैव हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ईमानदार रहूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ईमानदार रहूंगा। ये है फर्म डिटरमिनेशन। क्या भैया, फर्म डिटरमिनेशन, ठीक ना। तो जब ये फर्म डिटरमिनेशन है तो आप बताओ,
आई के साथ क्या लगाओगे, शायद गलत हो जाएगा। तो आई के साथ यहाँ पर आप क्या लगाओगे, विल लगाओगे, ठीक ना। तो आई विल। अब देखो ऐसे वाक्यों में जैसे सदैव आ गया या नहीं शब्द आ गया, ठीक है ना, कभी कभार आ गया, तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का या किसी भी टेंस में, उसी के बाद जनरली यूज होता है। तो फ्यूचर टेंस में तो ऑलवेज का प्रयोग यही यूज होगा, नेवर का प्रयोग यही होगा, नॉट का प्रयोग यही होगा। कहाँ जी, विल के बाद या शैल के बाद। तो आई विल ऑलवेज, क्या है, आई विल ऑलवेज। अब यहाँ बी आ रहा है, आई विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है आपका, तो हिंदी से लेते हैं भैया, तो ये अदर वर्ड्स है, हिंदी में ये अन्य शब्द है आपका, क्या है, अन्य शब्द आ गया है, और ये आपका विशेषण है, और ये आपका क्रिया टू बी किस अर्थ में, होना रहना बनना, होना रहना बनना, रहना यहाँ पर कौन सा भाव आ रहा है, रहना, ठीक है ना, टू बी का रहना आ रहा है, और यहाँ आपका करता आ गया। तो अगर उठा करके किसी भी सेंटेंस को रखोगे, बहुत बड़ा रिसर्च मैंने किया, अगर आप सेंटेंस में स्ट्रक्चर में रख दोगे एकदम मैच कर जाएगा, हूबहू उठा कर रख दो, देखो कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस विशेषण, देख रहे हो ना, और प्लस रहना आ गया, क्रिया रहेगा, मैच करके रखने, तो पहले स्ट्रक्चर में अन्य शब्द आ गया। तो अब ऑलवेज यहाँ पर अन्य शब्द यहाँ आ रहा है किस रूप में, एडवर्ब ऑफ टाइप के रूप में। अन्य शब्द इधर भी आएंगे, इधर भी आएगा, लेकिन जब अन्य शब्द के स्थान पर एडवर्ब का प्रयोग होगा तो वह क्या होता है, क्रिया का मॉडिफायर होता है। तो कुछ एडवर्ब क्रिया के बाद आते हैं, कुछ एडवर्ब जो है क्रिया के पूर्व आते हैं। यहाँ पर ये हमारा मेन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, सदैव ईमानदार रहूंगा, यानी ईमानदारी की अवस्था में रहूंगा। तो यह वाक्य क्या है, यह सेंटेंस शोइंग स्टेट, यानी अवस्था सूचक वाक्य है, ठीक ना। तो आप ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्रिया लिंकिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ किस रूप में होता है, यहाँ स्टेट को शो कर रहा है। तो वहाँ से अब पहले पढ़ो लिंकिंग वर्ब क्या होता है, फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ो। लिंकिंग वर्ब वहाँ भी मैं बताया हूँ कि लिंकिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस टेंस में। तो जब आप वहाँ पढ़ लोगे ना, तो यहाँ आओगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलते हैं। तो अब जो है ये हो गया, कुछ और बात। तो ये सेंटेंस हमारा क्या था, ये सेंटेंस फर्ब डिटर्मिनेशन के कारण इंफैटिक था, क्या था, इंफैटिक सेंटेंस बन गया, ठीक ना, सेंटेंस बन गया, ये चीज है, ठीक। जब अवश्य जरूर लग जाएगा तो बिल्कुल क्लियर है। अब चलिए कुछ और बात, मैं समय पर, देखिए मैं समय पर तैयार होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं समय पर तैयार होगा, मैं समय पर तैयार हूँगा, ठीक है ना, हूँगा सारा इंटेंशन, ठीक। तो जब मैं हूँगा, मैं समय पर तैयार हूँगा, एक वाक्य ये ले लीजिए और दूसरा वाक्य ले लीजिए मैं, ठीक ना, समय पर तैयार रहूंगा, ठीक, मैं समय पर तैयार रहूंगा, ये ले लीजिए। अब देखिए कितना अंतर है, मैं समय पर अभी नहीं तैयार होगा भाई, मैं समय पर तैयार होगा, जब जाने का टाइम होगा तब तैयार, ऑलरेडी सेंटेंस है, ये है ऑलरेडी सेंटेंस, ठीक ना। ये भाषा विज्ञान है भैया, ये भाषा विज्ञान है। तो हिंदी आएगी तो अंग्रेजी आएगी, और हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश कहाँ से आएगी। बिना हिंदी सीखे आप अंग्रेजी सीखने जाओ। आपको अपनी मातृभाषा आनी चाहिए,
तब उस भाषा से जो ट्रांसफॉर्मेशन कराता है टीचर उसको आप समझ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन यूट्यूब पर तो मैं हिंदी टू इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, और भविष्य की बात भविष्य में रहेगी इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है ना। तो इसका स्कोप थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना, कर हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि दक्षिण भारत में इंग्लिश तो चलती है, लेकिन वहाँ बच्चे एसएससी की तैयारी बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, मैं समय पर तैयार हूँगा, ये ऑलरेडी सेंटेंस है, अभी मैं नहीं तैयार होऊंगा, समय पर तैयार होऊंगा, ठीक है ना। तो यानी ठीक समय पर तैयार होगा, यानी ठीक समय, जब समय आएगा, लेकिन ठीक समय पर कहाँ तैयार पाएगा? लगभग, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पर नहीं तैयार हो पाएगा। चलो तुरंत जो है पैंट्स डाल दिया, हाँ, और शर्ट डाल दिया, ऐसा नहीं। अब यहाँ क्या है, मैं समय पर तैयार रहूंगा, देखिए रहूंगा ये है प्रॉमिस, क्या भाव दे रहा है? तुम आना भाई, परेशान डोंट वरी, ठीक है ना, कह रहा है कि परेशान ना हो, तुम आना, मैं तैयार रहूंगा। वो बोल के जा रहा है यार तैयार रहना, कहीं आएगा मैं खड़ा हो जाऊंगा तुम तैयार हो, नहीं, तुम आना मैं तैयार रहूंगा, ये है वादा, प्रॉमिस है। तो अब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? बोलिए, यह सेंटेंस हो गया आपका इंफिनिटिव, ये आपको समझना पड़ेगा मुन्ना, बिना इसको समझे आप फ्यूचर टेंस में किसी भी सेंटेंस का, फ्यूचर टेंस में किसी भी काइंड में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। तो इसलिए मैंने इंफिनिटिव और ऑलरेडी की चर्चा किया। तो आप बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑलरेडी है तो आई शैल, ठीक ना, बी रेडी, ठीक ना, मैं समय पर तैयार हूँगा। कब बताओ? ऑन टाइम लगाए कि एट टाइम लगाए, ठीक है, देखो कि इन टाइम लगाए। तो समय पर तैयार होगा तो बताओ समय रहते तैयार होगा कि एकदम बिल्कुल ठीक समय लगा होगा तो ऑन टाइम होगा, ठीक है ना, ठीक, ऑन टाइम होगा। और एट टाइम का मतलब इर्द गिर्द, तो बाद भी जा सकता है और पहले भी जा सकता है। क्या हो गया? ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको, यहाँ बताएंगे तो सब दिक्कत आ जाएगी। एट टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी, ऑन टाइम और इन टाइम। अब इसको आपको पकड़ना है, ठीक ना। देखिए कोई व्यक्ति सो कर उठता है, कहता है कि मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, तो ऑन टाइम लगाएगा, गलत हो जाएगा। 4 बजे बाद और पहले भी हो सकता है, तो ऐड होगा। और ट्रेन आती है तो ऑन टाइम नहीं आएगी, ट्रेन आएगी तो टाइम में आएगी, बिल्कुल ये थोड़ा ही घड़ी तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी, हाँ, लेकिन जब छूटेगी, ट्रेन छूटेगी तो एग्जैक्ट टाइम पर उसको जो ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। तो ट्रेन छूटेगी ऑन टाइम पर, आप सो के उठोगे एट टाइम पर, लेकिन आना जाना कहाँ होगा? इन टाइम पर, इसमें भी इन टाइम यानी विद इन टाइम। तो अब यहाँ पर यूज करना है कि मैं समय पर तैयार होऊंगा, तो समय रहते तैयार होगा, ठीक ना भैया। अब सवाल ये होता है, देखो इन दोनों वाक्यों को हम सेल और विल से ही पकड़ेंगे। तो यहाँ पर तो सेल लगा दिया और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? विल लगा देते हैं। बड़ा बढ़िया एग्जाम, यहाँ पर रेडी है, विल बी रेडी। देखिए बहुत गजब का एग्जाम्पल दिमाग में आएगा। देखो तो एग्जाम्पल तो मैं अब देख कर थोड़े में पढ़ाता, सब धड़ाधड़ मौखिक चल रहा है। अब ये है कि किस दिन कौन आ गया। ऑफलाइन में भी कोई दो, अभी 17-17.5 साल में किसी भी 2 बैच का एग्जाम्पल मैच नहीं कर सकता है, ठीक ना, कभी नहीं, नेवर। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमने आई शैल बी रेडी लिख दिया, यहाँ विल बी रेडी लिख दिया, और दोनों में क्या लगा दिया? इन टाइम लगा दिया, इन टाइम, और यहाँ भी लगा दिया इन टाइम। ध्यान देना, दोनों सही है। यहाँ तैयार होऊंगा जब नजदीक हो जाएगा, और यहाँ भी जब तुम्हारा आने का टाइम होगा तो मैं ऑलरेडी तैयार रहूंगा, बैठा रहूंगा। तो इन दोनों वाक्यों का भेद कैसे चला? इनमें अंतर शायद से और विल से। तो शायद है तो हमने लिखा हूँगा, और विल है तो हमने लिखा रहूंगा। यही फर्क है, क्या
जी फ्यूचर टेंस का बहुत कमाल का टेंस है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में, ठीक है जी। तो ये अंतर है, यानी हूँगा शायद है तो हूँगा और विल है तो रहूंगा, प्रॉमिस। देखा भैया, तो आसान नहीं है। इंग्लिश जितना लोग समझते हैं ना वो बता दो, सीजीएल क्रैकर जी पढ़ाने लगे, कल भी क्रैक किए, पास किए। क्या बोल रहे हैं, हमने ज्वाइन नहीं किया, यूट्यूब पर ज़्यादा कमाई है ना, आगे अलग। क्यों, देखो इंडिया भेड़ों और बकरियों का देश है, मैं मानता हूँ इंडिया क्या है, भेड़ों और बकरियों का देश है। यहाँ मूर्खों की कमी नहीं है। तो छात्रों में भी 99.99% मूर्ख ही हैं। मैं सीधा मैं बोलता हूँ, अपने छात्रों को बोलता हूँ। लेकिन अगर वो किसी टीचर के सानिध्य में आते हैं तो क्या है होता है, नजरी यावत जात ते सिर पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, तो वो विद्वान बन जाता है। समझा भैया। तो शुरू में अज्ञानता तो सबके पास होती है, माँ के गर्भ से जो है ज्ञान लेकर कोई नहीं आता, इसी धरती पर ही सीखता है किसी दूसरे से। लेकिन सवाल ये है कि आप जिसके यहाँ सीखने जा रहे हो, सिखाने वाला कौन है, आंख बंद करके नहीं। तो बोल दिया कि मैं सीजीएल क्रैकर हूँ, अरे भैया लग लो, मैं भी क्रैक कर दूंगा, ये असंभव है। तो इस टेंस में इस तरह के वाक्य आएंगे बेटा, बाकी चीजें प्रैक्टिस में, जिसका प्रैक्टिस क्लास चलेगा वहाँ मिलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।